हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी एजुकेशन क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसी के संबंध में हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी आयोग है, आयोगों को हम लोग पढ़ रहे हैं। चाहे आपका राज्य मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, वो पढ़ रहे हैं। अब हम केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करके हमारा सीबीआई आएगा। उसके बाद संघीय ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पॉलिटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जितना भी पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। 100% गारंटी है हमारी। चलिए दोस्तों, देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंग्लिश में कहते हैं। तो अब इसमें क्या है, सर्वप्रथम 1962 में इसकी चर्चा हुई। 1962 में इसकी चर्चा हुई और इसके लाल बहादुर शास्त्री उस समय गृह मंत्री थे। उस समय कौन थे? गृह मंत्री थे। ठीक, तो 1962 में जब इसकी चर्चा चली तो उस समय गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। LBS मैंने लिख दिया। फिर सार्वजनिक जी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए। क्या है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए इसका आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग के गठन का सुझाव देने के लिए के संथानम आयोग एक समिति गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे के संतानम जी। के संतानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, जिसकी अनुशंसा पर या सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। जैसे इस समिति में मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग इस स्थापित हुआ, इसकी अनुशंसा पर स्थापित कर दिया गया था। फिर क्या है, संतानम समिति जो थी वह गृह मंत्रालय के अधीन। संतानम समिति को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। कब? 11 फरवरी 1964 को। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपका आता है गृह मंत्रालय के अधीन। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आपका, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान में कौन हमने अभी लिखाए थे, बताइए? यशवर्धन सिन्हा लिखाए थे ना 11वें नंबर के, तो वो चेंज हो गए, हीरालाल सांवरिया हो गए। कौन हो गए? हीरालाल सांवरिया, केंद्रीय सूचना आयुक्त। ठीक है, फिर क्या है, तो अब बात करते हैं संतानम समिति। गृह मंत्रालय ने संस्तुति पर 11 फरवरी 1964 की इसकी स्थापना कर दी। अब क्या हुआ, 1998 में सीबीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। ठीक, यह लाया गया। तो 1998 में सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वैधानिक दर्जा देने के लिए इसको सीबीसी को एक अध्यादेश लाया गया। अब वो अध्यादेश आया 2003 में। कब? 2003 में आया और 2003 का एक्ट बना, जिसकी निम्न विशेषताएं थी। जिसकी क्या थी? निम्न विशेषताएं थी। अभी तक तो ऐसे चलता रहा, लेकिन 1998 में वैधानिक दर्जा देने के लिए इसको एक अध्यादेश के माध्यम से 2003 में इसका गठन कर दिया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग का। फिर क्या है, इसका जो शर्तें हैं कौन कौन सी, इसमें सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक बहुसदस्यीय संस्था है। कैसी है? एक बहुसदस्यीय संस्था है, लेकिन इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, उसके अलावा दो अन्य होते हैं। तो 1+2 ये 3 लोग क्या इसमें होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, फिर क्या है, नोट करके लिखिए। 1964 में नित्तूर श्रीनिवासन। 1964 में भाई, 1962 में इसकी चर्चा चली थी बनने के लिए, गठन हो गया 11 फरवरी 1964 को। तो 11 फरवरी 1964 को ये पहले अध्यक्ष कौन बने थे इसके, केंद्रीय सतर्कता आयोग के? आप याद रखिए, नित्तूर श्रीनिवासन। ठीक, या एन श्रीनिवासन इनका नाम है। ठीक, एन श्रीनिवासन के नाम से आप लोग जानते हैं, लेकिन इनका एन का मतलब नित्तूर श्रीनिवासन है। ठीक, तो ये फर्स्ट सीबीसी इनको बनाया गया। फिर क्या हुआ, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सुरेश एन पटेल है। ये करंट के तौर पे देख लिए, करंट में ये पूछा जाएगा। जैसे वहाँ पे यशवर्धन सिन्हा थे केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, और इस समय इनके हीरालाल सांवरिया बन गए हैं। यहाँ पे वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल जी। कौन है? सुरेश एन पटेल जी। अब इसका क्या देखिए, अब यहाँ से सीधे चलते हैं यहाँ पे। अब योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग, चाहे वो मुख्य सतर्कता आयोग हो या अन्य हो, तो उसकी जो योग्यता है उसके बारे में बात करें। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को इस पर नियुक्ति दी जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS, इन
लोगों के अधिकारियों की इस पर नियुक्ति की जाती है। फिर नियुक्ति कौन करता है आपको पता है, राष्ट्रपति कॉलेजियम के अनुशंसा पर करती है। कॉलेजियम में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और सदस्य दो होते हैं, गृह मंत्री होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता है जो कॉलेजियम के अंतर्गत आता है। तो ये लोग संस्तुति करते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देता है। लेकिन नियुक्ति किससे करेगा, अखिल भारतीय सेवाओं से या केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की। ठीक, अब बात करें दर्जा क्या होता है। जो सीबीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका दर्जा, उसका मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का दर्जा होता है यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होता है। ठीक, और अन्य सदस्यों का होता है यूपीएससी के अन्य सदस्यों के बराबर होता है। ठीक है, जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनका यूपीएससी के सदस्यों के बराबर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल क्या है, मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें केंद्रीय सूचना आयोग में 5 से कम करके 3 कर दिया गया था। पहले 5.65 थी, बाद में 3.65 हो गई थी। ठीक, लेकिन इसका सबसे अलग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल चाहे वो मुख्य सतर्कता आयुक्त हो या सतर्कता आयुक्त, 4 वर्ष / 65 वर्ष जो पहले होते हैं। ठीक, 4/65 याद रखना। फिर हटाने से मतलब है, हटाना क्या है, कदाचार, अक्षमता, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। कदाचार उस पर आरोप लग जाए या अक्षमता का आरोप लगे, मतलब अक्षम हो जाए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएगा। उस जांच के समय अंतराल में उस अधिकारी को निलंबित कर देगा। उसके बाद इसको अगर जांच में सही दोषी पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या 2010 में मुख्य सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस थे। कौन थे 2010 में मुख्य सतर्कता आयुक्त थे पीजे थॉमस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाया गया था। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन थे, पीजे थॉमस। ये पहले केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त थे जिन्हें हटाया गया था। ठीक, सॉरी। फिर इसका कार्य क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, इसका कार्य क्या होता है, सीबीसी भारत में नैतिकता का, केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में नैतिकता का सर्वोच्च संस्थान है, नैतिकता का सर्वोच्च संस्थान है। इसका पहला कार्य क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं या अधिकारियों की शिकायतें सुनना। जो भी अखिल भारतीय के अधिकारी होते हैं या केंद्रीय सेवाओं की, से ये लिखा अखिल भारतीय सेवाओं के या केंद्रीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कोई अगर शिकायत करता है तो उसका ये काम होता है कि उन शिकायतों को ध्यान से सुने और उनका निवारण करें। फिर दूसरा है, तो ये हो गया अखिल भारतीय सेवाओं और अधिकारियों की शिकायतें सुनना। दूसरा है केंद्रीय सेवाओं। केंद्रीय सेवाओं क्या होती है, जो ए श्रेणी के अधिकारी होते हैं, जो ए ग्रेड की नौकरी होती है, ए श्रेणी के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं उनके विरुद्ध जो शिकायतें होते हैं उनको सुनना। क्लियर। अब बात करते हैं सार्वजनिक बैंक के स्केल। सार्वजनिक बैंक जो होते हैं उनमें ग्रेड 5 व उसके ऊपर के अधिकारी, ग्रेड 5 या उसके ऊपर के अधिकारियों की भी शिकायतें सुनना होता है। कोई भी अगर उसकी शिकायत करता है उस अधिकारी की तो उनका सुनने का। फिर क्या है, चौथा आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ग्रुप डी और उसके ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध क्या करना, शिकायतें सुनना। ठीक, क्या करना, शिकायतें सुनना। तो ये तो केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसके मैंने कार्य बता दिए। अब थोड़ी और बात है वो लिख लीजिए। जांच ना करके सीबीआई से करवाता है। किससे करवाता है, सीबीआई से करवाता है। ठीक, ये स्वयं नहीं जांच करता है लेकिन किससे करवाता है, सीबीआई से। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या करता है, जो सीबीसी है स्वयं मामले की जांच ना करके सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से करवाता है, सीबीआई से करवाता है। क्लियर। अगला देखिए, ईडी जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। लिखिए प्रदर्शन लिखिए ईडी लिखिए प्रवर्तन निदेशालय इसे ईडी कहते हैं। ठीक, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा करना। के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा करना, मतलब सिफारिश करता है कि जब किसकी नियुक्ति होनी होती है, प्रवर्तन निदेशालय की।
ठीक। फिर अगला लिखिए, वर्ष 2004 से वर्ष 2004 से वर्ष 2004 से अब वर्ष 2004 से क्या है, एक आया था शब्द विशल ब्लोअर। विशल ब्लोअर, ठीक। विशल ब्लोअर से संबंधित मामले सीबीसी के अधीन है। से संबंधित मामले सीबीसी के पास हैं। देखिए, सीबीसी के अधीन है, ठीक। विशल ब्लोअर क्या होता है इसका समझ लीजिए। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ दीजिए, आपको समझना है। ठीक। तो विशल ब्लोअर क्या है, विशल ब्लोअर समझ लीजिए। इसकी अवधारणा यूएसए से ली गई है। इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। सॉरी, इसकी अवधारणा यूएसए से ली गई है। भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोग, अब ये कौन है, यूएसए से ली गई है। भ्रष्टाचार, ठीक। अवधारणा यूएसए से ली गई, विशल ब्लोअर की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। अब क्या है इसमें, भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोग, भ्रष्टाचार अथवा जो अनियमितताएं कहते हैं, अनियमितताएं करते हैं, भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोग होते हैं, को उजागर करने वाले लोग, उजागर करने वाले लोग, ठीक। क्या होता है, जो विशल ब्लोअर है इसकी अवधारणा यूएसए से ली गई। और ये विशल ब्लोअर कौन क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं को उजागर करते हैं। जैसे कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा उनकी जानकारी देते हैं, उन्हें विशल ब्लोअर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विशल ब्लोअर लोग कहते हैं। अब नोट करके लिख लीजिए, लास्ट बिंदु है विशल ब्लोअर। विशल ब्लोअर सीबीसी द्वारा ब्लो योर विशल, लिखिए, ब्लो योर विशल भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया अभियान, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया अभियान है, ठीक। सीबीसी ने एक अभियान चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कौन सा था, ब्लो योर विशल, ठीक। ये हो गया। तो देखिए, फिर से रिवीजन थोड़ा कर लीजिए। सीबीसी स्वयं के मामले की जांच नहीं करता है, सीबीसी स्वयं के मामले की जांच नहीं करता है। और प्रवर्तन निदेशालय जो होता है, ईडी जिसे कहते हैं, जो सबके पीछे पड़ रही है इस समय, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति जो है अगर जब होती है तो उसके संबंध में ये अनुशंसा करता है, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है, अनुशंसा करता है, ठीक। अब क्या है, सीबीसी कर देता है। वर्ष 2004 से एक विशल ब्लोअर
से संबंधित एक मामला आया था। सीबीसी के अधीन क्या होता है, विशल ब्लोअर आता है। अब विशल ब्लोअर है क्या है, ये इसकी अवधारणा यूएसए से ली गई। ये वो लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार में हो रही अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, विशल ब्लोअर कहते हैं। क्या कहते हैं, विशल ब्लोअर कहते हैं। और सीबीसी द्वारा मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ब्लो योर विशल, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया एक अभियान था। ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन 2-3 बार। ठीक, तो दोस्तों ये तो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की। अब हम यहीं पे सीबीआई को भी कंप्लीट करते हैं, यहीं पर सीबीआई को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमने बात की थी आपसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कि किस प्रकार के उसके सदस्यों की नियुक्ति होती है और कब क्या प्रक्रिया हुई इसको गठन करने के लिए, और इसके प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, ये सब बताया हमने आपको। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, नित्तर श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन कहते हैं उन्हें प्रमुख मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया था। ठीक, और वर्तमान में सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेशन पटेल जी हैं। कौन है, सुरेशन पटेल जी, ये हमने बताया था। फिर हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में योग्यताएं बताई कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को ही इन पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक, ये हमने आपको बताया। फिर नियुक्ति हमने बताई कॉलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। कॉलेजियम में PM इसके अध्यक्ष होते हैं कॉलेजियम के, और जबकि गृह मंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक, फिर हमने दर्जा बताया, हमने कही जो मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा होता है वो EPSC के अध्यक्ष के बराबर होता है। ठीक, फिर हमने बताया था सतर्कता आयुक्त का दर्जा जो होता है वो EPSC के सदस्य के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमने सब आपको बताया था। हमने बताया था तत्कालीन मुख्य सतर्कता आयुक्त PA थॉमसन को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर हटाया गया था। अब हम बात करते हैं CBI की। अब CBI में क्या था, हमने आपको बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। पहले इसे विशेष पुलिस संस्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कब, जब 1941 की घटना हुई थी, उसमें रक्षा उपकरणों को लेकर कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, उसी की जांच के लिए 1941 में विशेष पुलिस संस्थान की स्थापना हुई थी। तो 1962 में के संतानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उनकी अनुशंसा पर इसका नाम CBI कर दिया गया। और इसका पहले 1941 में स्थापना हुई थी, तब उसे विशेष पुलिस संस्थान के नाम से जानते थे, लेकिन 1 अप्रैल 1963 से इसे क्या जानते हैं, CBI के नाम से जानते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम से जानते हैं। तो ये हमने आपको बताया था। फिर इसमें बताया था हमने कि जिस प्रकार से इसकी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ये अपना काम करती रही। और हमने बताया था आपको कि नोट करके एक चीज़ लिखाई थी हमने कि CBI के संदर्भ में कोई, जैसे वहाँ तो संसदीय समिति बनी थी जिसकी अनुशंसा पर CBI किया गया, लेकिन CBI के संदर्भ में कोई भी संसदीय अधिनियम नहीं है, कोई भी संसदीय अधिनियम नहीं है। ठीक, अब जैसे अगर बात करते हैं कि समिति, इस समिति में अध्यक्ष कौन होता है, जो CBI निदेशक की नियुक्ति करता है या केंद्रीय जांच ब्यूरो की, तो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो PM होते हैं, और जो सदस्य होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक, और हमने आपको बताया था जो CBI है गृह मंत्रालय के अधीन रहकर ही कार्य करती है। किसके अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन रहकर ही काम करती है। ठीक, ये बता दिया था। और हमने बताया जो इसमें ज़्यादा इसमें लिखाने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हम चर्चा करें। तो समिति की बात हो गई, नोट करके लिखाया था जो हमने। फिर समिति का कौन कौन, अध्यक्ष PM, सदस्य CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिनकी अनुशंसा पर इसकी CBI डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। ठीक, अब एक कंडीशन ये है कि इस पर IPS अधिकारी की ही नियुक्ति होगी। किसकी होगी, IPS अधिकारी की ही नियुक्ति होगी। और वर्तमान में कौन है CBI डायरेक्टर, उसका आप लोग कमेंट करके लिखकर बताइएगा। ठीक, तो IPS अधिकारी की नियुक्ति होगी और इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। जो इसका कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा CBI का, ये हमने बताया था।
अब इसके जब हम कार्यों की बात करते हैं, कार्य इसके क्या क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हाँ IPS अधिकारी की नियुक्ति होती है, क्लियर। 2 वर्ष कार्यकाल होता है, 2 वर्ष क्या होता है, कार्यकाल होता है। और बताइए, अब इसके कार्यों की बात करते हैं। कार्य क्या होता है, भारत सरकार के विरुद्ध किए गए अपराध की जांच करना। अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसकी जांच करवाने का कार्य किसका है, CBI का है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का है, ठीक है। फिर दूसरा था कि भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र की जांच करना। अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी चाहे हो, अगर वो षड्यंत्र की जांच करना, अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो उसकी जांच करना और उसका खुलासा करने का कार्य इसका ही है। फिर तीसरा है आर्थिक अपराधों की जांच करना, जो भी घोटाले होते हैं उन घोटालों की जांच करना भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर एक और है भ्रष्टाचार के संबंधित मामले की जांच करना। अगर किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उन सब में जांच करने की प्राथमिकता किसकी है, CBI की है। ये CBI के कार्य हैं। अब नोट करके देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करके। अच्छा, CBI के ऊपर राज्य सरकारों, इसके लिए है। तो राज्य सरकारों के मामलों की जांच करना CBI की प्राथमिक अधिकारिता नहीं होती है। क्या है, CBI की प्राथमिक अधिकारिता नहीं है कि वह राज्य सरकारों के मामलों में इंटरफेयर करे या जांच करे, ठीक। लेकिन एक यहाँ कंडीशन ये है, अगर राज्य सरकार के निवेदन अथवा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर, अगर अतः राज्य सरकार निवेदन करे फिर क्या करे, निवेदन करके उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर निवेदन करने के बाद वो आदेश देगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, तब CBI जो है राज्य सरकारों के मामलों की जांच कर सकती है। तब CBI क्या कर सकती है, राज्य सरकारों के मामलों की जांच कर सकती है, ठीक, जांच कर सकती है, क्लियर। तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर मैंने चर्चा की, उसका नाम CBI था, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब इसके संबंध में सब आपको बता दिया है। अब हम मिलेंगे आपको अगले न्यू वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, संघीय ढांचा एवं केंद्र राज्य संबंध। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।